हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं और जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है कि धातु को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में विभक्त किया जाता है। जैसे जैसे कि आप लोग सारणी देख रहे हैं, पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह सबसे नीचे है प्लेटिनम। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा क्रियाशील या कह सकते हैं सबसे ज्यादा पावर वाले धातु जो है पोटेशियम है, और जो दूसरे नंबर पर है या इससे कम पावर वाले, इससे कम पावर का यह है, सबसे कम पावर का प्लेटिनम है। मतलब कि धातु को उसके पावर के आधार पर या धातु को उसके क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में बांटा जाता है, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या दूसरे हिसाब में कह सकते हैं यह सब एक प्रकार का धातु है। तो बोल सकते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता की वह श्रेणी जिसमें अधिक क्रियाशील धातु ऊपर तथा कम क्रियाशील धातु नीचे होता है, तो उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। एक बार और देखते हैं बच्चों कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो लिखेंगे कि धातुओं की क्रियाशीलता की वह श्रेणी जिसमें अधिक क्रियाशील धातु ऊपर जबकि कम क्रियाशील धातु नीचे होता है, तो उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और यही हमारा सक्रियता श्रेणी है बच्चों। और सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को माना जाता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मध्यम क्रियाशील धातु में आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। यह सब जो है मध्यम क्रियाशील धातु है। मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु है। ऊपर वाले जो हम लोग देखे हैं यह अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु है। और जो सबसे नीचे है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, चांदी, सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील धातु। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए कि सोडियम किस प्रकार की धातु है, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, कोई नहीं। तो हम लोग अगर इस सारणी को याद कर लेंगे तो हमको कंफर्म पता चलेगा कि सोडियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसी तरह आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अधिक क्रियाशील धातु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कम क्रियाशील धातु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और मध्यम क्रियाशील धातु के अंतर्गत कौन कौन धातु आते हैं। इस तरह से हमारा जो है सक्रियता श्रेणी क्लियर होता है। आगे चलते हैं। सोडियम को किरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? बहुत ही DVVI क्वेश्चन, मतलब डबल VVI जिसको कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन पर। सोडियम को किरोसिन में, देख रहे हैं बच्चों यहाँ सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, और इसे किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्या कारण है कि सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल अर्थात मिट्टी तेल में क्यों रखते हैं? तो मिट्टी तेल में हम उसी धातु को रखते हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, और ज्यादा क्रियाशील होने के कारण वह अपने आप जलने लगता है, और इसी से बचाने के लिए हम लोग उसे किरोसिन तेल में रख देते हैं। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो लिखेंगे कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। जब इसे हम खुले वायु में छोड़ देते हैं तो यह अपने आप जलने लगता है, और इसी जलने से बचाने के लिए हम लोग सोडियम को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो बच्चों सिंपली तौर पर देखेंगे कि सोडियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है, जब इसे किसी भी खुले जगह पर रख देंगे तो ये अपने आप जलने लगता है। तो जलने से बचाने के लिए ही हम लोग किरोसिन तेल में इसको डुबोकर रखते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? VVI क्वेश्चन है। जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया बताए। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है जिंक को, जिंक मतलब हो जाता है Zn, जिंक मतलब होता है Zn। तो जिंक को आयरन 2 सल्फेट
तो Fe मतलब आयरन 2 मतलब 2SO4 मतलब सल्फेट। तो देखो बच्चों रिएक्शन लिखते चलते हैं। जिंक मतलब Zn, आयरन का मतलब Fe, 2 का मतलब 2, सल्फेट का मतलब SO4। तो जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने पर मतलब दोनों को जैसे ही एक दूसरे के साथ डालते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों हम लोग जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि अधिक क्रियाशील धातु जो है अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जो विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो उसी तरह देखेंगे यहाँ पहले जो है Fe के साथ SO4 था, लेकिन जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बन जाता है ZnSO4, क्योंकि जो अंक अकेले होता है यह जो है SO4 के साथ अभिक्रिया, जो अकेले होगा वह यौगिक को अपने साथ रख लेता है और Fe को अलग कर देता है। तो यही हमारा रिएक्शन बन जाता है बच्चों। तो लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि जब जिंक को, Zn मतलब होता है जिंक और Fe2SO4 मतलब होता है आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट। अब आगे जो बन रहा है ZnSO4 का मतलब, Zn मतलब जिंक, SO4 मतलब सल्फेट और Fe मतलब होता है आयरन। तो बच्चों कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे जब जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब हमें जिंक सल्फेट और आयरन प्राप्त हो जाता है। बस यही हो गया हमारा इसका डिफाइन। एक बार और देखते हैं बच्चों कि जब जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब हमें जिंक सल्फेट और आयरन प्राप्त हो जाता है और इसका रिएक्शन हम लिख दिए हैं नीचे। तो इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोटबुक निकालिए और आप लोग सक्रियता श्रेणी लिखकर डैश दीजिए और लिखिए कि धातुओं की क्रियाशीलता की वह श्रेणी जिसमें अधिक क्रियाशील धातु ऊपर तथा कम क्रियाशील धातु नीचे होता है तो उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। लिखने के बाद आप लोग इस श्रेणी को नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे ही इस श्रेणी को आप लोग नोटबुक में लिखिएगा फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद नोटबुक के स्टार मार्का में लिखिए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होता है। फिर नीचे स्टार मार्का में लिखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, टीन और लेड मध्यम क्रियाशील धातु है। फिर नीचे स्टार मार्का में लिखिए हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो चलते हैं बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है DVVI क्वेश्चन कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आंसर में लिखेंगे कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। जब इसे हम खुले वायु में छोड़ देते हैं तो यह अपने आप जलने लगता है और इसी जलने से बचाने के लिए हम सोडियम को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, जिसको लिख लीजिए जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। तो आंसर में लिखिए कि जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने पर हमें जिंक सल्फेट और आयरन प्राप्त होता है। उसके बाद आप लोग इस रिएक्शन को लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है और फिर अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में बात करेंगे।